नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। भारत ने इस बार 77वें गणतंत्र दिवस पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। सांस्कृतिक विकास से लेकर सैन्य शक्ति तक भारत ने किस तरह अपनी विकास यात्रा की है, इसको आज परेड की 90 मिनट की पूरी परेड में हमने देखा। इस परेड में 30 झांकियों ने 17 राज्यों की 30 झांकियों ने भारत की सांस्कृतिक विरासत और अब तक की विकास यात्रा की झलक दिखाई। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में 29 लड़ाकू विमानों ने ऑपरेशन सिंदूर, वज्रांग, अर्जन फॉर्मेशन बनाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान के बाद 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। समारोह में पहली बार 2 मुख्य अतिथि यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन शामिल हुई। परेड में तीनों सेनाओं ने अपनी ताकत दिखाई। एयरफोर्स के रफाल, जगुआर, मिग-29, सुखोई 29 एयरक्राफ्ट शामिल हुए। इन्होंने सिंदूर, वज्रांग, अर्जन और प्रहार फॉर्मेशन बनाए। सेनाओं ने मिसाइल्स, बैटल एयरक्राफ्ट्स, नई बटालियन और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल घातक वेपन सिस्टम को प्रदर्शित किया। इसमें ब्रह्मोस और आकाश वेपन सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर, सूर्यास्त्र, मेन बैटल टैंक अर्जुन और स्वदेशी मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स और हार्डवेयर की सीरीज शामिल थी। आज जिस तरह से हमारे गणतंत्र दिवस के मौके पर हमारी सेना ने अपना शौर्य दिखाया, चटक रंगीले अंदाज में शान से बढ़ते हमारे सेना के जवान जिस तरह की कदमताल के साथ इस देश की आहट को दुनिया के सामने रख रहे थे, उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे दुनिया भर में जिन्होंने भारत की ताकत का लोहा समय समय पर माना है, आज देखा भी है। कुछ बयान और उसके बाद चर्चा। गणतंत्र दिवस हम सब के लिए संकल्प, दृढ़ निश्चय और संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए देश को आगे बढ़ाने का दिन है। 77 वर्ष पूर्व हमने भारत के संविधान को अंगीकार किया, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। भारत के लोगों की जीवंत मार्गदर्शक है और ये पर्व हम सबके लिए संकल्प का पर्व है। 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। 76 वर्ष की इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव हमारे इस संविधान ने देखे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद एक भारत श्रेष्ठ भारत के अपने संकल्पों के अनुरूप उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक प्रत्येक भारतवासी के गौरव, भारत की एकात्मता और अखंडता के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के दिन हमारा संविधान जो रास्ता दिखाता है उसका संकल्प लें। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बाद जो हमें संविधान मिला है, उस संविधान पर देश को और चला करके मजबूत बनाने का काम हम लोग करें। साथ ही साथ ये भी संकल्प लें और हम देखें कि हमारा देश कहां खड़ा है दुनिया के सामने। जिस समय आजाद हुआ देश और आज इतने आजादी के बाद
हमारा देश तुलना में कहां खड़ा हुआ है। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और किसान की हमारी क्या हालत है। एक तरफ तो जहां तरक्की और खुशहाली दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं आज भी बुनियादी सुविधाएं लोगों के पास नहीं पहुंची हैं। और जिस तरीके से भारत के वीर जवानों ने 17 राज्यों की 30 झांकियों ने भारत की सामरिक, सांस्कृतिक और अनूठी संस्कृति का प्रदर्शन भारत के कर्तव्य पथ पर किया है, हम इसी विषय पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल जाहिद सिद्दीकी जी हैं। सिद्दीकी साहब, बहुत स्वागत है आपका कर्नल। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया, अदावर से। मैं सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ साथ ये सवाल भी रखता हूं कि आज जिस तरह से 77वां गणतंत्र दिवस समारोह कर्तव्य पथ पर हमने देखा है, बाकी 76 से ये किस तरीके से अलग था और इससे संदेश क्या निकला है? नमस्कार एंड गुड इवनिंग। मैं आपको और आपके तमाम दर्शकों को सबसे पहले 77वीं रिपब्लिक डे की गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद पेश करता हूं। और आपने स्पेसिफिक सवाल किया है कि गणतंत्र दिवस परेड से क्या सबक निकलता है, वो पहले वाली परेडों से कैसे मुख्तलिफ है। तो मेरा ख्याल यह है कि गणतंत्र दिवस की परेड है, ये हर साल की तरह बेहतर है और भी बेहतर होती है और नई नई चीजें इसमें ऐड होती जाती हैं। सेना के शौर्य के बारे में न पहले किसी को शक था, न आज किसी को है, और शायद आने वाले दिनों में अगर हमारे मुल्क की कोई लास्ट प्रोटेक्शन, संरक्षण है तो वो सेना ही है। दूसरी चीज, चूंकि उसमें मुझे कोई शक नहीं है, बहुत बेहतर, शानदार, और आने वाले दिनों में भी इस मुजाहिरे को और भी सशक्त होने की उम्मीद है। एक चीज, मगर जो दूसरी चीज है, गणतंत्र दिवस बेसिकली जो मनाया जाता है वो होता है संविधान को याद करने का। और संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमको विरासत में मिला है, हमारे बुजुर्गों ने इसको बनाया है। ये हमको तमाम जात मिल्लत से, रिलीजन, कास्ट, कलर, क्रीड, हर तमाम चीजों से अलग करके बराबरी का दर्जा देता है। इसीलिए सबसे अहम है और सबसे जरूरी भी है कि हम अपने संविधान को की बताई हुई हर बात को अपनी नजर में रखें, कोई भी फैसला करते हुए, और इस देश को और भी मजबूत बनाएं। किसी भी हालत में हमारा कोई भी वक्तव्य, हमारा कोई भी बात वो ऐसी ना हो जो गैर संवैधानिक हो। संविधान को इंटरप्रिटेशन सबकी अपनी अपनी समझ हो सकती है, मगर ये मैं कदा सभी का है, कदम कदम पर हम चले, तुम्हारे साथ हम चले, हमारे साथ तुम चलो। ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि हम संविधान हमको जोड़ता है और ताकत जोड़ने में है। हम कमजोर होंगे अगर बिखरें। न तुमसे दूर हम चले, न हमसे दूर तुम चलो। ये दोस्ती का वक्त है, मिला के हम कदम चलें। आज के दिन अगर हम इतना ही अपने आप से एक रिजॉल्व, एक वादा कर लें कि हम अपने अल्फाज से, हम अपने काम से, किसी भी चीज से अपने को किसी से ज्यादा बेहतर या आला नहीं समझेंगे, बल्कि सबको बराबर समझेंगे और हाथ मिलाकर आगे बढ़ेंगे, देश को और भी मजबूत बनाएंगे। बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज जब हमारी सेना के बैंड्स निकल रहे थे कर्तव्य पथ पर, हर बार की तरह इस बार भी आजाद हिंद फौज की वो धुन, सुभाष चंद्र बोस, जिस पर अपने नौजवानों को तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का वाक्य लगातार बढ़ाते थे आगे और जज्बा भरते थे। उन आजाद हिंद के फौजियों में कदम कदम बढ़ाए जा वीर जिस तरीके से आगे बढ़ते थे, वो धुन आज एक बार फिर हमें सुनने को मिली। कर्नल साहब, ये जिस तरीके का अब एरा आ गया है, ये युग जिस तरीके का आ गया है, एक समय था जब दो देशों की सेनाएं आमने सामने आकर के लड़ती थीं, और अब जब हम 2026 में खड़े हैं
तो खुद हिंदुस्तान दुनिया का वो तीसरा मुल्क है जो दुश्मन देश की सीमा के पार उसको घर में घुसकर मारता है और उसे अपनी सीमा क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने ऑपरेशन सिंदूर में इसका मुजाहरा देखा है। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारी सेना जिस मुकाम पर पहुंची है, जिस मंजिल पर वो आज खड़ी है, एक सैनिक होने के नाते, सेना के एक अधिकारी होने के नाते, आप अपनी सेना को पीछे से और आज जब यहां तक देखते हैं तो क्या अनुभव आपके मन में आता है और यहां से आगे कहां तक देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं कैमरे में नहीं कह सकता। उसकी वजह है कि अब फौज की अपने हथियार इक्विपमेंट की, अपनी मैन पावर की, अपनी स्ट्रैटेजीज की कुछ गोपनीयता होती है। नॉट विद स्टैंडिंग, मैं फिर भी मेरा यह ख्याल है कि हमारी जो भारतीय सेना है वो टेक्नोलॉजी, क्योंकि आजकल कन्वेंशनल वॉर नहीं रह गया। अभी जैसा आपने बताया, सामने सामने की लड़ाई वो नहीं रह गई। भारतीय सेना टेक्नोलॉजी में बहुत इक्विप्ड है और काफी अपने हथियारों में अपग्रेडेशन कर रही है, अपनी ट्रेनिंग में अपग्रेडेशन कर रही है, और जो जवान है उनकी फिजिकल फिटनेस में भी लगातार रिव्यू करके उनकी भी अपग्रेडेशन हो रहा है। क्योंकि आज का दौर ये टेक्नोलॉजी वॉर है। आपने सब कुछ देखा, ऑपरेशन सिंदूर में देखा और दुनिया में चारों तरफ हो रहा है कि ड्रोन ऑपरेटेड ऑपरेशन, प्रिसीशन गाइडेड म्यूनिशन। अगर हमको किसी को हमला करना है किसी के ऊपर, तो बिना हम कोलेटरल डैमेज किए हुए उस खास इलाके में, उस खास कमरे में उस आदमी को बर्बाद कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है, हमको अपने एयरक्राफ्ट भेजने की जरूरत नहीं है। टोटली रिमोटली आरपीवीज, रिमोटली पायलटेड व्हीकल्स हैं, ड्रोन ऑपरेटेड हैं। मगर इनको ऑपरेट करने के लिए हमको वो सिपाही चाहिए, क्योंकि हमारे तमाम जो सिपाही वो रूरल गांव से आते हैं, उनको भी उतनी ही तालीम देनी होगी, उतनी ही ट्रेनिंग देनी होगी जो दी जा रही है, ताकि वो सक्षम हो इन टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने के लिए। बहुत जरूरी है। तो जो मैच है पोटेंशियल ऑफ अ सोल्जर, सिपाही की काबिलियत और इक्विपमेंट की ऑपरेशनबिलिटी, एम्प्लॉयबिलिटी, ये साथ साथ चलती है। अगर इसमें जरा सा भी गड़बड़ हुआ तो हम बहुत महंगे से महंगा इक्विपमेंट खरीद सकते हैं। हवाई जहाज, मिसाइल, बैटलशिप्स, ड्रोन सब ले सकते हैं। हमारी इकोनॉमी अच्छी है, पॉलिटिकल विल है, सपोर्ट है। अगर हमारी ट्रेनिंग कमजोर हुई, जो हमारे सिपाही हैं या अधिकारी हैं वो उनको पूरी तरह से उसके पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए, तो वो काम की नहीं है। जहां तक कि हौसले की बात है, तो इतना मैं कह दूं भारतीय सेना के लिए कि होते हैं जिनमें हौसले, मिलती हैं उनको मंजिलें। ये दुनिया नहीं है दोस्तों बुज़दिलों के वास्ते। हमारे सिपाही हौसले से भरे हुए और फिजिकली बहुत स्ट्रांग है। और जो आदमी जहनी तौर पे स्ट्रांग नहीं होता, मेंटली स्ट्रांग नहीं होता, वो फिजिकली स्ट्रांग हो ही नहीं सकता। तो दोनों लेवल के ऊपर हमारे सोल्जर्स दुनिया के किसी भी सिपाही से किसी भी पैमाने में कम नहीं है। बस इतनी सी बात है कि अभी जो है कन्वेंशनल वॉर जो खत्म होने से जो टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर है, इसमें हम सबको, अपने सिपाहियों को, अपने जवानों को, अधिकारियों को, तमाम फोर्स को इंटीग्रेटेड, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, आजकल उन्होंने इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस की तैयारी कर दी है। थिएटर ऑपरेशंस की तैयारी हो चुकी है। फौज भी अपने आप को अपग्रेड करती है, कीपिंग विद द टाइम्स जो दुनिया की आर्मीज में हो रहा है। तो उसी के मुताबिक भारतीय सेना किसी भी हालत में किसी भी फौज से कमजोर नहीं है, सक्षम है। ये मेरे लिए बड़े फख्र की बात है। और जब जरूरत पड़ेगी, मौका आएगा, तो हर सिपाही के अलावा हम वेटरन्स भी तैयार हैं, सब राजी हैं हर मोड़ पर। क्योंकि भाई रिटायरमेंट के बाद आप यूनिफॉर्म ही शेड करते हैं, अपनी स्पिरिट, अपने हौसले, अपने इरादे, और उसको तो बिल्कुल त्यागा नहीं जा सकता। इसलिए जहां तक भारतीय सेना का सवाल है, सक्षम है और वो हमेशा देश की सेवा के लिए तैयार है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज हमारा जो गणतंत्र दिवस है, गण यानी हम और आप, गण इस देश के लोग, गण और तंत्र हमारा जितना मजबूत हो, चाहे वो सेना का तंत्र हो, चाहे हमारा सरकार का तंत्र हो, चाहे हमारा प्रशासन का तंत्र हो, चाहे हमारे तकनीक का तंत्र हो, ये तंत्र जितना ज्यादा सक्षम होगा, सुदृढ़ होगा, सुव्यवस्थित होगा,
उतना ही ये गणतंत्र यानी हमारा और आपका ये जो तंत्र है, गणतंत्र है, जो हमारे संविधान के रूप में जिसकी व्याख्या है, वो उतना ही ज्यादा मजबूत होगा और ये भारत देश उतना ही ज्यादा आगे बढ़ेगा और सुरक्षित होगा। इसमें कहीं किसी को कोई दो मत नहीं है। जिस तरीके से आज हमारे देश के कर्तव्य पथ पर हमने 17 राज्यों की 30 से ज्यादा झांकियों को देखा, जो लगातार एक मैसेज के साथ आगे बढ़ रही थी। हर झांकी का अपना मैसेज सामने से दिख रहा था। थीम इस बार की परेड की वंदे मातरम रखी गई थी। शुरू से लेकर के और आखिरी तक वो लम्हा, वो धुन, वो जज्बा हमें अपनी परेड में साफ साफ दिखाई दिया है। कर्नल साहब, अब एक महत्वपूर्ण बात, मैं इस तथ्य को देश के सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि हम हिंदुस्तानी आज भी हमारे देश की जो ब्रेन है, हमारे देश का जो दिमाग है, वो कई बार अमेरिका जाता है, यूरोप जाता है और फिर पीढ़ियों के बाद वहीं का नागरिक भी बन जाता है या कई बार वहीं की नागरिकता ले लेता है। ये जो ब्रेन ड्रेन का फॉर्मेशन बना हुआ है अपने देश में, मैं अपने अगले सवाल में उस चीज को भी लेकर के आ रहा हूं। हमारे देश में बड़े फख्र से बताया जाता है कि हमारे देश की एक बेटी अंतरिक्ष के मिशन पर गई थी, भले वो अमेरिका की तरफ से गई हो, नाम उसका कल्पना चावला। लेकिन आज भारत के हर बच्चे को यह जानना जरूरी है कि कल्पना चावला जब अंतरिक्ष में गई, अमेरिका की तरफ से गई, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन चूंकि वो अमेरिका को अपना देश मानती थीं, वो अमेरिका में पली बढ़ी थीं, वहां की नागरिकता थी उनके पास और वहां के ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम कर रही थीं, तो उस देश की तरफ से अंतरिक्ष में गई। बहुत सारे ऐसे काम थे जिसको उसकी लिस्टिंग के जरिए दुनिया ने जाना कि वो किस तरीके से किस मिशन पर अंतरिक्ष में गई थी। लेकिन एक ऐसा उसमें गोपनीय मिशन भी था जिससे आज दुनिया रूबरू हो रही है और वो है वॉर के समय दूसरे दुश्मन देश का सैटेलाइट चोक कर देना। कर्नल साहब, जिस बात को अमेरिका आज से 2-2.5 दशक पहले अपने रडार पर ले चुका हो, अपने एजेंडे में शामिल कर चुका हो, भले उस मिशन में कल्पना चावला ही थी, लेकिन हमें शायद हमारी सेना को भी इस बात से अब सतर्क होना होगा क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश की जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारी बढ़त है, उसको दुनिया ने देखा है, वो स्टडी कर रही है। और अगला फेज जो आएगा निश्चित रूप से वो सैटेलाइट जैम्स का होगा। यानी एक सैटेलाइट जाम किया, सारा देश, सारी व्यवस्था, सारा तंत्र जिसका अभी मैं जिक्र कर रहा था, अपंग हो सकता है। आपने बड़ा संवेदनशील सेंसिटिव इशू कहा, ये मैं भी इस बात से राजी हूं। देखिए, भारतीय कोई भी इंडियन हो, वो अगर विदेश में है और वहीं पैदा हुआ है, वहां रहा है, भारतीय मूल का हो सकता है, तो यकीनी तौर से उसकी फर्स्ट लॉयल्टी अपनी कंट्री के साथ होगी जहां का वो नागरिक है, हमारे साथ नहीं। हम खुश होते हैं कि वो भारतीय मूल का है, उसके रूट्स यहां से, बहुत अच्छी बात है। अब आप सोचिए, हम बहुत अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी में काफी एडवांस्ड है, मगर अभी हमको बहुत कुछ करना बाकी है। आपसे मैं सीधा सवाल करता हूं कि वहां पर कितनी यूनिवर्सिटीज हैं? आप ये बताइए, कितने नोबेल प्राइज विनर है हमारे पास साइंटिफिक? सीवी रामन, एक आध का नाम लेके चुप हो जाते हैं, बाकी अमृत सेन वगैरह जो अभी मिले, ये सब यहाँ के नहीं है, ये बाहर के हैं, बस भारतीय मूल के हैं। तो ये तो बड़े अफसोस की बात है कि हम इतनी यूनिवर्सिटीज है, इतनी इंस्टीट्यूशंस है, मगर साइंटिफिक फील्ड में या किसी मेडिकल रेवोल्यूशन फील्ड में हम कहीं नहीं हैं। हम हर चीज, आज भी हमारा जो इक्विपमेंट प्रोफाइल है, हम जो है दूसरे देशों से खरीदते हैं। अगर हमारे राष्ट्र का, हमारे देश के प्रधानमंत्री का यह ख्याल है कि हमको सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, तो क्यों नहीं हम अपने डीआरडीओस को, हम अपने बच्चों को वो इंफ्रास्ट्रक्चर दें, वो इन्वायरमेंट दें कि उनको किसी दूसरे मुल्क में जाने की जरूरत ही ना पड़े और उसको बिल्डअप करें। तो जो ब्रेन ड्रेन की वजह सिर्फ इतनी ही है कि जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो जिनका इंटेलिजेंस बहुत हाई होता है, बहुत अच्छे नंबरों से, आप अपने आईआईटीज का देख लो कि 4th 5th
सेमेस्टर में ही उनका जो है फॉरेन कंट्रीज में, अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज में प्लेसमेंट शुरू हो जाता है। अब वो प्रेफर करते हैं वहां जाना। उसकी वजह सिंपल है कि फर्स्टली उनके एमोल्यूमेंट्स अच्छे हैं, वहां पर उनको ज्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे, तनख्वाह मिलेंगे। एक चीज, एनवायरनमेंट बहुत सपोर्टिव है और एडवांस स्टडीज करने के लिए, जो शायद हमारे यहाँ नहीं है। तो अगर सिस्टमैटिकली हम हायर अप से ये फैसला कर लें कि हमारे जो इस बच्चे हैं, इनको हम वो इन्वायरमेंट मुहैया कराएंगे और उनको फाइनेंशियल रिम्यूनरेशन भी उतना ही देंगे जो उनको बाहर कहीं मिल सकता है, तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी हमारा बच्चा, कोई भी देशवासी छोड़कर किसी फॉरेन कंट्री में जाएगा और वहां की नागरिकता। बिल्कुल जय साहब, मैं आता हूं कर्नल साहब, आपके पास आता हूं। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन एक बहुत ही सुंदर दृश्य इस समय हमारे दर्शक अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये अचारी वाघा बॉर्डर से इस समय का लाइव टेलीकास्ट है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अभी एक फॉर्मेशन मोटरसाइकिल पर हमारे देश के जवानों ने तैयार बनाया और उसके बाद वो अपने मुकाम तक पहुंचे हैं। तीनों सेनाओं के झंडे तिरंगे के साथ आगे बढ़ते हुए हमें इसमें दिखाई दिए हैं। और हर बार की तरह ये इस बार भी बड़े गर्व का मौका है जब अचारी वाघा बॉर्डर पर हमारे देश के जवान अपने कर्तव्य दिखा रहे हैं, अपने जज्बे को लोगों के सामने रख रहे हैं। करीब 25,000 की क्षमता वाला यह स्टेडियम, जहां पर इस समय खचाखच यह स्टेडियम भरा हुआ है। अशोक की लाट जो अभी आपको स्क्रीन पर कुछ देर में दिखाई देगी, वहां तक भी हमारे देश के चाहने वाले आम लोग पहुंचे हुए हैं। और अब आप देखिए कि जब सीमा पर ये ड्रिल होती है, जब दरवाजे बंद होते हैं, झंडा उतारा जाता है, उस समय का जो दहाड़ होती है, जो गूंज होती है, वो सीमा पार करके किस तरीके से जाती है और किस तरीके से दोनों ही तरफ से जो सेना के जवान हैं वो एक दूसरे के सामने आमने अपनी छाती तान करके खड़े होते हैं। यह नजारा इस समय हमें साफ दिखाई दे रहा है अचारी बॉर्डर से। कर्नल साहब, थोड़ा सा रोशनी इस पर भी डालें कि ये जो हमारी रोजाना की एक ड्रिल होती है, वहां पर उसको देखने तमाम लोग जाते हैं, लेकिन आज गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त के मौके पर, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर इसकी मियाद भी बढ़ती है, इसका समय कालखंड भी बढ़ता है और हजारों हजार की संख्या में दर्शक वहां पहुंचते हैं। और बड़ी चीज यह है कर्नल साहब कि आज जो पाकिस्तानी वाला उस तरफ का जो सेंटर है, उस तरफ का जो है, वहां कुछ 100 लोग इकट्ठा हैं। बाकी किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो इस नजारे को देखें, क्योंकि उन्होंने कुछ महीने पहले अभी लाइव देखा है पूरे पाकिस्तान में, एक एक एयरपोर्ट पर देखा है कि किस तरीके से ब्रह्मोस जाकर के गिरी है, 20-20 फीस के गड्ढे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि यहां शायद वो पराक्रम से घबरा करके इस बार इकट्ठा भी नहीं होने की सोच रहे हैं। शेखर आनंद साहब, शुक्रिया, आपने मुझको अपने दिन याद दिला दिए। मैं अमृतसर खासा में पोस्टेड था, तो ये ड्रिल ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट डेज हम जाके देखते थे और ऑर्गेनाइज भी करते थे। वहां पर बीएसएफ की जिम्मेदारी है, वो करती है। और ये ड्रिल बेसिकली ये देश के शौर्य, हौसले और उनके मोराल को डिपिक्ट करती है। इसीलिए लोग उसको देखने जाते हैं, बड़े बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, पूरे हिंदुस्तान कोने कोने से आते हैं। और इसी तरह से उधर के लोग भी आते हैं देखने के लिए। अभी वो कम है क्योंकि उनको मालूम है उनकी हालत क्या है। भाई, सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसी कोई चीज छुपी तो है नहीं है। बिल्कुल, आप कितना भी झूठ बोले, तो पाकिस्तान का इंडिया से कोई मुकाबला नहीं है। मुझे तो बड़ा खराब लगता है जब पाकिस्तान से मुकाबला करने लगते हैं। अरे शेर का मुकाबला तुम चूहे से करो, तो ये तो बात ठीक नहीं है। ठीक है, तो मुझको अपनी बता रहा हूँ, देयर इज नो कंपैरिजन एट ऑल। ठीक है, ठीक है, एक पड़ोसी मुल्क है और अगर वो, मैं तो कहता हूं, अगर वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, अगर वो हमारे खिलाफ कोई इस किस्म के एग्रेशन का ख्याल ना रखे, कश्मीर को इशू को जो तरीके से हमारा है उसको ड्रॉप करे, तो मुझको लगता नहीं कि इंडिया का कोई भी ऐसा होगा जो अननेसेसरली एग्रेशन में उन पर हमला करेगा, उनसे झगड़ा करेगा। इसी और जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, वो बिल्कुल बेदार है। वो सब जानती है कि यहाँ के पॉलिटिशियन वहां के कैसे हैं और उनकी क्या हिम्मत है और फौज क्या कर रही है। इसको हम लोग बैठ के कहने से कोई मतलब नहीं है। हमारा मकसद है अपने आप को मजबूत करना, और सबसे बेहतरीन जवाब होता है किसी भी एडवर्सरी के लिए, चाहे पाकिस्तान हो, इधर चाइना हो या कोई हो, जो कि हम अपने आप को संगठित होकर, इकट्ठा होकर अपने आप को मजबूत करें। मुझे तो वो इकबाल के वो शेर याद आ रहा है कि
यूनान मिस्र रोमा मिट गए जहां से, बाकी रहा है अब तक नामो निशा हमारा। क्या बात। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो हाँ, तो अपने आप को मजबूत करें, बाकी लंबी लकीर खींचे, तो बाकी सब छोटी मोटी चीजें कहीं खड़ी नहीं होती हैं। और इनसे बार बार मुकाबला करने में हम भी उनके साथ, इट्स लाइक फाइटिंग विद पिग्स, यू सी। उनके वो कुछ नहीं, वो ठीक है, इट्स ओके। हमको हर हालत में इंटरनल जो हमारी सिचुएशन है उसको बेहतर से बेहतर करना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ना है, अपनी फौजों को सशक्त करना है, राइट टेक्नोलॉजी से इक्विप करना है, जवानों को अच्छा ट्रेन करना है, और जो हमारी आवाम है, जनता है, इसको दिल में पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस डालना है कि फौज सक्षम है किसी भी आपदा के लिए, बाहर आउटर हो या इंटरनल हो। आर्मी इज गुड इनफ टू कंट्रोल एंड एवरीथिंग एंड गिव अ पीसफुल लाइफ इन माय कंट्री। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी भारतीय सेना का शौर्य जब जब दिखा है, जब जब देखा है, दुनिया ने कुछ इस तरीके से देखा है कि उसकी दांतों तले उंगली दबाने की जो स्थिति है वो बनती आई है। हमारी भारतीय सेना के जवान, हाथ में कोई हथियार हो या ना हो, उनका जज्बा उनके लिए हथियार बन जाता है, जिसका नजारा हमें गलवान घाटी में इस तरीके से नजर आता है कि कभी कोई हथियार भी हाथ में ना रहा, कभी कोई हथियार भी हाथ में ना रहा। ऐ दुश्मन, तूने अगर ललकारा तो तेरा कोई ऐसा वार भी नहीं रहा जिसका जवाब हिंदुस्तान की सेना देना ना जानती हो। कर्नल साहब, यकीनन आपकी बात से मैं 100% राजी हूं शेखर। हमारे जवान, देखो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं खुद इंडियन आर्मी का पार्ट रह चुका हूं, मैं सच कह रहा हूं बिना किसी बायस के। और यहां तक कहूंगा हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो आला ही है, मगर ऑफिसर से कहीं ज्यादा हमारी जो रीढ़ की हड्डी है सेना की, वो उसके जवान इतने मजबूत हैं और इतने लॉयल हैं, मुझको लगता नहीं इतनी मशक्कत। मान लो किसी एडवर्स सिचुएशन में फंस गए जहां पे जो रिसोर्सेज हैं उसकी कमी हो गई, एक्सट्रीम वेदर है, इंक्लीमेंट वेदर है, मान लीजिए बहुत खराब भी है, मगर जवानों ने अपनी ड्यूटी करने से कभी पीठ नहीं दिखाई। ये है इंडियन आर्मी का इतिहास। इंडियन आर्मी जी जी, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, इंडियन आर्मी, आप हमारी कोई ब्रिटिश या वो सॉरी जो ब्रिटिश के साथ हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश की तरफ से लड़ाई लड़ी ना इंडियन आर्मी सोल्जर्स ने। बिल्कुल, हमारी जर्मनी से जाती दुश्मनी तो थी नहीं, हमारी जापान से कोई जाती दुश्मनी थी नहीं, हमारी इटली से कोई पर्सनल हमारी कंट्री कोई प्रॉब्लम थी नहीं। बट इवन ब्रिटिश के अंडर जो हमारे सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया, आज भी अफ्रीका कोर याद करती है भारतीय सेना की और हमारी जो ट्रूप्स ने ब्रेवरी। ब्रिटिश असेंबली में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में उन जवानों को श्रद्धांजलि दी जाती है। और आप कभी कोहिमा, मैं रहा कोहिमा इम्फाल में जाके तो सिमिट्री ऑफ सोल्जर्स देखें, हर मजहब का सिपाही, अरे 18, 19, 20, 21 इस साल की उम्र में दे फॉट एंड डिफीटेड द जापानीज, और उनकी वहां पे जो है कब्रें या उनकी क्रिमेशन या उनकी ग्रेव्स बनी हुई हैं। तो बहुत अपने देश के लिए जो काम किया, मुझको लगता नहीं किसी और प्रोफेशन ने इतनी कुर्बानियां दी होंगी। बिल्कुल कर्नल साहब, और जो बात आपने कही है, आप देखिए कि हमारे देश में जो नारे गढ़े जाते हैं वो भी कितने सटीक होते हैं और कितने जमीन से जुड़े हुए होते हैं, और उन नारों में एक के बाद एक जो उसका भी फॉर्मेशन होता है वो दिलचस्प होता है। एक समय कहा गया जय जवान जय किसान, और फिर जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और आज जिस एरा में हमारी सेना जाकर के खड़ी हो गई है, वहां पर जवान भी है, किसान भी है, विज्ञान भी है। और आप यकीन मानिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है कर्नल साहब, हम बॉर्डर पर भी जाकर के रिपोर्ट करते हैं, हम गांव में भी जाते हैं, वहां पर भी हम वहां से भी फूड रिपोर्टिंग करते हैं। गांव में अभी ज्यादा नहीं, कुछ घंटे पहले मैं गांव से लौटा और मैंने यह देखा कि रात का अंधेरा हो रहा था, करीबन 6:30 7:30 बजे का वक्त था, और लड़कों के झुंड दौड़ते चले जा रहे थे।
कई तो उसमें नंगे पैर दौड़ रहे थे, और फिर उसी सड़क पर, उसी सड़क के किनारे जो जगह उनको मिलती थी, वहां पर वो पुशअप्स लगा रहे थे। मैंने गाड़ी रोकी, पूछा उनसे क्या तैयारी है, कहें साहब भर्ती आने वाली है। तो ये तैयार हो रहे हैं अग्निवीर, ये तैयार हो रहे हैं अग्निवीर। और सेना की उम्र जिस तरीके से कम की गई है, हमारी सेना में तो हमेशा आप जवानी है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं कर्नल साहब, लेकिन और नौजवानी आएगी, और नौजवानी आएगी। सेना की उम्र कम करने के लिए, ओवरऑल कम करने के लिए जो तरीका निकाला गया है, मैंने अपनी आंखों से कुछ घंटे पहले देखा है कि देश के नौजवानों में, अगली पीढ़ी में सेना के भीतर जाने का क्या जज्बा है। हौसला, यकीनी तौर पे बिल्कुल आपने ठीक किया। और अगर मुझको लगता है, ये भी हमारा फर्स्ट बैच ऑफ अग्निवीर बाहर आया, कि अगर थोड़ा सा इसमें भी गौर कर लिया जाए कि इन जो अग्निवीर 5 साल 4 साल के बाद बाहर आते हैं, इनका लेटरल ऑब्जॉर्प्शन होना चाहिए, ताकि वो बहुत अच्छा मैसेज देगा और दूसरों को भी आने के लिए। ऐसा ना हो कि ये जो अग्निवीर पैरामिलिट्री फोर्सेस में या कहीं भी अगर अब्सॉर्ब नहीं किए गए, इनको रीसेटल नहीं किया गया, तो वो एक निगेटिव मैसेज देगा। हालांकि ये मुझे यकीन है कि गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। लेकिन कर्नल साहब मैं इस चीज में थोड़ा सा, मतलब मैं एक पत्रकार के नाते इस चीज को थोड़ा सा मोल्ड करता हूं। आप देखिए, जो इजराइल है, इजराइल में हर वहां का नागरिक, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो ट्रेनिंग लेता है और जरूरत पड़ने पर देश के काम आता है। ट्रेनिंग के बाद वो फ्री है, आप जाइए अपने घर में, जहां जो करना है आप करिए, अपना कारोबार करना है आपको, अपनी दुकान खोलनी है आपको, कोई नौकरी करनी है, गो एंड डू दैट। लेकिन आर्मी की ट्रेनिंग लेते हैं, ब्रिटेन में भी हमने देखा है, ब्रिटेन के राजकुमार भी आर्मी की ट्रेनिंग लेकर के अपने घर लौट गए, अपना राजपाट संभाल रहे हैं। व्हाई नॉट इंडियंस, हम भारतीय क्यों नहीं? शेखर, अब तुमने बात की ना, देखो उसको कहते हैं कंस्क्रिप्शन। कंस्क्रिप्शन उन कंट्रीज के लिए लागू होता है। मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात है, अग्निवीर इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट कि हमारी एज प्रोफाइल कम हुआ और हमारे बेस में हमको ज्यादा सिपाहियों की जरूरत है। उसको 5 साल ट्रेनिंग मिली, डिसिप्लिन उसके अंदर आया, बिल्कुल अच्छी बात है। और उसको जब रिटायरमेंट पे फाइनेंशियली इक्विप किया गया ताकि वो अपना कुछ काम धंधा कर सके। मगर जो कंस्क्रिप्शन थ्योरी है कि सबने मिलिट्री में एक मैंडेटरी नौकरी करनी है कुछ समय के लिए, उसके बाद वो आजाद है कुछ भी करने के लिए, ये छोटी कंट्रीज पर लागू होता है। इजराइल हमारा 1/10 ऑफ यूपी है, राइट? इजराइल या मिडिल ईस्ट कंट्रीज या कोई भी कंट्री हो जहां पे ये इस किस्म की, यूरोपियन कंट्रीज, पूरा यूरोप इज नथिंग, वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू माय कंट्री, ठीक है? इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री और हमारी पॉपुलेशन बेशुमार है, इसलिए और हमको एक लार्ज आर्मी चाहिए। तो वो जो जवान आता है, वो जवान जब आता है ना बॉर्डर में, तो उसको फिक्र नहीं रहती, वो जान देने के लिए देश के लिए तैयार है, क्योंकि उसको मालूम है मेरे उसके बाद उसकी फैमिली को देश खड़ा है, उसकी फैमिली को, उसके बच्चों को, उसकी बीवी को, माता पिता को, पूरी की पूरी जब तक वो जिंदा है संरक्षण मिलेगा और उनकी प्रोटेक्शन हो गया, उनको लुक आफ्टर किया जाएगा। पेंशन हो गया, ECHS स्कीम हो गई, CSD, बहुत सारी तरतीब है। तो वो तो रेगुलर सोल्जर के लिए तो सब कुछ है, मगर अभी भी जो अग्निवीर हैं इनके लिए ये सुविधाएं मुहैया नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस बात को समझती है और आने वाले दिनों में वो इंश्योर करें कि जो भी हमारे अग्निवीर, अगर वो अपनी मर्जी से कोई बिजनेस करना चाहते हैं जरूर करें, वो खुश है जरूर करें, मगर जो नहीं कर पाते उनको लिटरली अब्सॉर्ब करना चाहिए, क्योंकि वो यंग होते हैं, उनके अंदर ट्रेनिंग है, डिसिप्लिन है, एनर्जी है, वो जाया नहीं होना चाहिए। और कहीं भी सेल्फ रिस्पेक्ट अना के खिलाफ कोई ऐसा काम करें या कोई गलत काम में चले जाएं, वो देश के लिए ठीक नहीं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम जब किसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं, हम अपना घर भी जब बनाते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास का व्यक्ति जब अपना घर बनाता है तो वो 2 कमरे, लैट्रिन, बाथरूम, किचन, ड्राइंग रूम, इतना उसने तैयार कर लिया, फिर पैसा जोड़ता है, फिर दूसरी मंजिल तैयार करता है, फिर पैसा जोड़ता है, फिर बच्चे की शादी का मौका आता है, तीसरी मंजिल तैयार होती है, कुछ बाप भी कमा रहा है, बेटा भी कमा रहा है, तो एक और प्लॉट लिया जाता है या फ्लैट लिया जाता है।
तो इस तरीके से आज हमारे बीच में अग्निवीर इंट्रोड्यूस हो गया। अब इसकी मंजिलें बढ़ती रहेंगी, इसके तरीके बढ़ते रहेंगे, इसके तेवर हमें दिखते रहेंगे, और ये कोई एक सरकार का काम नहीं है। एक सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है, काफिला आगे बढ़ता रहेगा। बिल्कुल। अब कर्नल साहब, अब मैं वापस उस जगह पे आता हूं जो बीच में थोड़ी सी बात हमारी आपकी अधूरी रह गई थी। आपने ये बताया कि जो हमारे देश का अधिकारी तो अधिकारी है, उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग है, लेकिन जो हमारे देश का जवान है वो कितना बहादुर होता है। और गांव में अभी भी हमने देखा है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी समस्या आ गई या कोई ऐसा मौका आ गया जहां पर फर्ज कीजिए ट्यूबवेल ही खराब हो गया या कोई मशीन है जिसके लिए एक जगह से दूसरी जगह सरकानी है, तो अपने दिमाग से, अपनी तबीयत से, अपनी ताकत से युक्ति बुद्धि लगा करके और उसको बगैर किसी साधन संसाधन के, बहुत बड़े टेक्नोलॉजी के सहारे के बिना गांव वाले कुछ इस तरीके से अमली जामा पहना देते हैं कि वो जो इंजीनियर खड़ा होता है मौके पर, वो जो पढ़े लिखे खड़े होते हैं, वो भी हैरान रह जाते हैं। और शायद इसी का लाभ हमारी सेना को मिलता है जब हम बॉर्डर पर होते हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए, फौज का एक काम और होता है, हमारी एक्सटर्नल बॉर्डर्स को प्रोटेक्शन करना तो हमारा मेन काम है कि अगर जरूरत पड़े, जैसे आपने बताया कि ट्यूबवेल से बच्चों के भाई, एड टू सिविल अथॉरिटी, अगर सिविलियंस अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोई काम करने में पूरी तरीके से अगर वो नहीं कामयाब हो पाते तो वो फौज को रिक्वेजिशन कर सकते हैं। और जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिक्वेजिशन करता है तो फौज के पास इक्विपमेंट है, स्किल है, ट्रेनिंग है, तो वो हर हालत में एड टू सिविल अथॉरिटी में आते हैं और वो काम को अंजाम देते हैं। ये तो अच्छी बात है। नेशनल आर्मी है, देश की आर्मी है, 24 घंटे हर बार, एवरी डे वी आर नॉट फाइटिंग वॉर ऑन द बॉर्डर। तो अगर वो अवेलेबल है नियर विसिनिटी में तो हर काम के लिए उसको रिक्वेशन किया जा सकता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमने कई मौकों पर देश के अलग अलग कोनों में देखा है कि कहीं कोई ऐसी जब स्थिति बनती है कि हमारे कुछ मजदूर हैं, अगर वो किसी टनल में फंस गए हैं या कोई बच्चा है जो ऐसी जगह पर चला गया, ऐसे गड्ढे में गिर गया, तो हमारी सेना सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं, देश के अंदर भी ऐसे कारनामे कर गुजरती है जिसके जरिए हमारे देश के एक एक बच्चे का, एक एक इंसान का कितना ख्याल रखा जाता है। यही गणतंत्र है, यही हम और आप और हमारा जो तंत्र है ये मिलकर के बना रहा है आज का दिन, यानी गणतंत्र दिवस। हमारे साथ इस समय रिटायर्ड कर्नल अमित कुमार जी भी जुड़ गए हैं। अब दो कर्नल हमारे साथ में हैं। इस चर्चा की रौनक कुछ और ज्यादा चटक होगी, जोशीली होगी, गर्वीली होगी। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका भी। ये कुछ तकनीकी वजहों से हमें लगता है कि आपकी आवाज नहीं पहुंची है हम तक। एक बार हमारे साथी इस चीज को देखें। म्यूट है अमित जी, आप अपना हाँ जी नाउ ऑडिबल। हाँ, मैं गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जाहिद सर, बहुत अच्छा लगा आपको देख करके, बहुत अच्छा लगा। मैंने आपको सुना, बहुत अच्छे पॉइंट आप लेके आए। और वैसे मैं आपको बता दूं अडी साहब कि कोई भी फौजी है उसकी मानसिकता एक ही रहती है। जो आपने इतनी देर से जाहिद साहब को सुना है, मैं उनसे पूरी 100% उनके साथ में हूँ और वही मेरी भी भावना है जो वो बोलते हैं। तो जिस तरह से वो बताना चाह रहे थे अपने दर्शकों को और आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय सेना इस समय किस हालात में है और हम कैसे, क्या क्या चीजें हैं जिनको हम पूरी कर लें। बिकॉज देखिए, आज की डेट में आत्मनिर्भरता की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ी चीज है कि आज चैलेंज क्या है हमारे पास। हम तेजस बना रहे हैं, हमने ब्रह्मोस बना ली, हमने कई सारी चीजें बना दी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो वॉर के टाइम में जो हमें चैलेंज के लिए आती है, वो है कि इंजन, सेमीकंडक्टर्स जो हमें फेस करने पड़ सकते हैं। और आने वाले टाइम की वॉरफेयर केवल बैटलफील्ड तक नहीं है, ये आगे तक जा चुकी है। साइबर स्पेस वॉरफेयर, आपकी इंफॉर्मेशन टेक्निकल वॉरफेयर, आपकी इकोनॉमिकल वॉरफेयर, आपके साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ये सारी वॉरफेयर को मद्देनजर रखते हुए मीडिया का मैनेजमेंट जो आपके विश्व में चल रहा है, बाहर की जो परिस्थितियां हैं, हमें ज्यादा किसी से डर नहीं है। क्योंकि अब आज की डेट में कन्वेंशनल वॉरफेयर जो है, जाहिद सर भी मेरे से एग्री करेंगे, इट इज फॉर अ टाइम बीइंग, 8-10 दिन ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम। उसके बाद सारे के सारे वर्ल्ड के जितने भी बड़ी कंट्रीज हैं वो बीच में आ जाएंगी। तो इसमें केवल डैमेज वॉरफेयर है जो अभी आज की डेट में कन्वेंशनल वॉरफेयर में हम देखते हैं। और सबसे बड़ी वॉरफेयर क्या है कि क्या आप सैटेलाइट्स आपकी और आप उतने आत्मनिर्भर हैं कि अगर जीपीएस सिस्टम, जैसे मैं छोटी सी बात बताता हूँ, जीपीएस सिस्टम पे हमारा अपना क्या सेटअप है,
हम बाई चांस अगर बाई चांस जीपीएस पे हम चल रहे हैं मैप रीडिंग करते हुए और एकदम से सैटेलाइट ऑफ हो गए, कई सारी जगह पे हम बाहर की सैटेलाइट्स की मदद ले रहे हैं, उन सैटेलाइट से हमारे टारगेट और कई वॉरफेयर दिवस में हम पूरी तरह से सक्षम है लड़ने के लिए। हमारे पास सबसे बड़ी ताकत जो है वो है जोश, जो हमारे हर एक फौजी के अंदर में है, और हमारे देश की दूसरी बड़ी ताकत है हमारे नागरिक, जो बाकी देशों के अगर तुलना में देखा जाए तो हम सबसे ज्यादा पैट्रियोटिक हैं। जब बात देश की आन पे आती है तो हमारे छोटे से छोटे तबके से लेके जो बड़े तक बंदा है वो एक हो जाता है। तो सबसे बड़ी हमारी ताकत की हमारी गणतंत्र दिवस में जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो यही है कि हम पैट्रियोटिक हैं। और दूसरा, क्या चीजें हमें देखनी है, हम अपनी वाहवाही 26 जनवरी को अपने प्रदर्शन करके वाहवाही की केवल बात नहीं करते, हमें अपने की एरियाज पे बहुत ज्यादा फोकस करना है कि अगर हम वॉरफेयर लड़ रहे हैं तो हमारी प्लानिंग स्ट्रेटेजी आज की जो आधुनिक वॉरफेयर है उसके हिसाब से हम कैसे अपने आप को तैयार रखते हैं। देखिए, हम आपको केवल एक चीज की वो दे सकते हैं गारंटी, वो है जोश की, वो है जान देने की। वो भारतीय सेना आपको पूरे टाइम से देती है, लेकिन जो नागरिक और यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इनकी गारंटी भी बहुत जरूरी है ताकि हम उसको आगे तक उसको अंजाम तक लेके जाएं। तो उस अंजाम तक ले जाने में जो वॉरफेयर के लिए अगर हम इन सब चीजों पे अभी से वर्कआउट करना शुरू करते हैं और अपने खुद की टेक्नोलॉजी से अपने खुद के कंडक्टर्स, अपने खुद की चीजें तैयार करते हैं, वो हमें आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प दे सकते हैं। तो अभी जिस तरह से हम बात कर रहे हैं लड़ाई की, जो आगे हमें चैलेंजेस लेने हैं, थिएटर कमांड का होना बहुत जरूरी है, इसके लिए वर्कआउट कर रहे हैं और मेरे ख्याल से प्लानिंग्स भी आगे आ रही हैं। बट आज की टाइम में एज अ सोल्जर और रिटायर्ड वेटरन मैं भारतीय सेना की तरफ से खाली इतना ही बोल सकता हूं कि हम अपनी तरफ से हमारे पास कोई भी ना ही जज्बे की कमी है, ना ही अपनी जोश की कमी है। हम बिल्कुल तैयार हैं, केवल उन चीजों पे वर्कआउट कर लिया जाए जो अभी ऑफ सिंदूर के बीच में हमने देखा। और सबसे बड़ी चीज, जब एक बार गो हो जाता है, गो जिसे जाहिर साहब भी अभी बैठे हुए बताएंगे कि एक बार गो हो जाता है तो फिर हम एक फौजी की जो इच्छा होती है वो ये होती है हम आगे तक अंजाम तक लेके आए ताकि दोबारा वो दुश्मन जो है वो खड़ा होने की कोशिश ना करे। तो डिप्लोमेटिकली भी अगर करना है तो हमें उस तरह से प्लान करना चाहिए कि हम रिजल्ट लेके आए ताकि हमारी पब्लिक, हमारी जो जनता है जो भारतीय सेना को जानती है या आर्म फोर्सेस सशक्त, हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं इनको, सेनाओं को जो इनसे हमारी रिक्वायरमेंट है हम उनको दे सकें। तो उतना समय, उतनी प्लानिंग, उतनी तरह से स्ट्रैटेजी आज की डेट में, और प्लस जो बैकअप है, जब देश लड़ रहा है, जब फौज वॉर पे है, तो जो हमारी देश का बैकअप है, जो हमारी बाकी एजेंसीज हैं, उनकी भी बहुत जिम्मेदारी बन सकती है कि वो किस तरह से साइबर स्पेस को कंट्रोल करें, किस तरह से अपनी इकोनॉमिकली अपने चीजों को कंट्रोल करें। जो वॉरफेयर हैं, जिस तरह से हमारे साइट्स पे, वेबसाइट्स पे चलता हुआ जो हमारी कोई भी चीजें जो चल रही है उनको रोकने में बाधा डालते हैं, उन हम उसका क्या डिफेंस है। हमको आज की डेट में जो भी युद्ध लड़ना है वो मिलकर के लड़ना है। खाली भारतीय सेना के लड़ने से ही नहीं काम चलेगा। सारी एजेंसीज वर्ल्ड की जितने जो हमारे देश की हैं उन सबको एक साथ मिलजुल करके, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है अमित जी की जिस तरीके से आपने ध्यान खींचा है इन सारी चीजों के लिए और एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से आपने चीजों को रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो या इससे पहले के जो हमने अभी हाल फिलहाल के युद्ध देखे हैं, जिस तरीके से हमारी सेना ने अपना शौर्य दिखाया है, मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका रही है। वर्ल्ड लेवल पर जिस तरीके का नैरेटिव दुश्मन देश की तरफ से बनाने की कोशिश की गई, उसको काटना, ये अपने आप में जितना बड़ा काम था वो भी भारतीय मीडिया ने बखूबी किया है। वो दौर जाता रहा जब हमारे देश में एक जंग चल रही हो और शूट करने के लिए या अपनी फीड बनाने के लिए कोई हमारे ही बीच का पत्रकार अपने कैमरे की लाइट जला दे और पता चले कि वहीं पर आकर के मोर्टार फट जाता था दुश्मन देश की तरफ से। वो दौर चले गए। अब हमारी सेना हमारे बॉर्डर्स के भीतर से सामने वाले देश पर, दुश्मन देश पर अपना वार करती है, जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और रही बात इसकी जिसका जिक्र अभी हमने चर्चा की शुरुआत में जाहिर साहब से किया भी था कि आने वाले समय में सैटेलाइट्स को चोक करना एक बड़ी चुनौती होगी, अपने सैटेलाइट्स को बचाना एक बड़ी चुनौती होगी हर देश के लिए, जिस तरीके से सैटेलाइट्स वॉर होंगी। और इसका एक उदाहरण, और जिस सेमीकंडक्टर या बाकी टेक्नोलॉजी के चिप्स की बात की है अमित जी ने, उन चीजों का सबसे बड़ा उदाहरण हाल फिलहाल अगर दुनिया ने देखा है तो वो है लेबनान। लेबनान में
इजराइल से बचने के लिए वो मोबाइल नहीं यूज करते थे, वो टेलीफोन नहीं यूज करते थे, वो पेजर का इस्तेमाल करते थे, जो एक दो जनरेशन पुरानी चीज इस तरीके की थी जिसका उतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड उस तरह से नहीं होता था जो लोगों के बीच में उतना पॉपुलर हो आज की तारीख में। लेकिन जब वो पेजर विस्फोट हुए तो पहले दिन जब पेजर के विस्फोट हुए तो सेना के जितने बड़े अधिकारी थे वो सब अस्पताल के बेड पे थे। अगले दिन जब पेजर के विस्फोट हुए तो जो बची कुची सेना थी लेबनान की वो भी अपने अस्पतालों के बेड पर थी। और तीसरा दिन आते आते तो लेबनान युद्ध से बाहर हो चुका था, जिस बात का जिक्र अभी अमित जी ने किया। तो अमित जी, हम जो माल बाहर से मंगा, मतलब इतनी बड़ी चीज है ये कि हम भले उसको मेक इन इंडिया कह रहे हो, लेकिन अगर हम अपनी चिप्स का, अपने सेमीकंडक्टर्स का या अपने मतलब इनफैक्ट जिस टेलीविजन का या कैमरे का हम और आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो हमने आयात किए हैं बाहर से। वो चाइना के हो सकते हैं या किसी और देश के हो सकते हैं, और उनके कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हो सकते हैं कि एट अ सेट ऑफ टाइम उसमें ब्लास्ट वो देश कर सके। एम आई राइट? बिल्कुल, जैसा आप बोल रहे हैं कि जिस तरह की टेक्नोलॉजी में अब हमारे पास पूरी गन है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आर्टिलरी की गन है या टैंक है, और अंदर का जो ब्रीच ब्लॉक है वो हमारे पास नहीं है, और ब्रीच ब्लॉक अगर टूट जाता है और हम सक्षम नहीं है उस ब्रीच ब्लॉक को बनाने के लिए, तो वो गन्स बेकार हो गई, टैंक्स बेकार हो गए। तो एक छोटी, जिस तरह से हमने जो हम बात करते हैं सैंक्शंस की, बाहर जो विदेशी सैंक्शन हमारे ऊपर लगाते हैं, वो इस चीजों को बखूबी जानते हैं कि हमें क्या चीजें देनी है। इनफैक्ट आपकी हर चीज लड़ाई से जुड़ी हुई, आपका एयर वॉरफेयर से जुड़ा हुआ, आपका प्लेन्स, आपके फाइटर पायलट, आपके फाइटर जेट्स जितने भी हैं, हेलीकॉप्टर्स, जितने भी आपके सामान है, प्लस कैमरा जो आप बोल रहे हैं, आपको अभी भी नहीं मालूम आपके मोबाइल में क्या चीज है। आपके मोबाइल में कोई ऐसी चीज भी हो सकती है जिससे बैटरी इग्नाइट होकर के विस्फोट कर दे, आप कुछ भी नहीं कह सकते। हम आज की डेट में जिस तरह से बाहर के ऊपर पूरी तरह से कहते हैं ना उससे कि डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंसी पे हमें वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। अब हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज, आपने बहुत बढ़िया पॉइंट बोला है कैमरे का या कुछ भी, इंफॉर्मेशन निकालना, हम जो बातचीत कर रहे हैं आज की डेट में मैक्सिमम बाहर के सॉफ्टवेयर यूज करके हम आपस की बातें करते हैं, वो वहां पहुंच रही है, वो डिकोड हो रही है, उसमें क्या हो रहा है, एवरीथिंग इज टोटली कंट्रोल अनटिल अनलेस हमारा खुद का सिस्टम नहीं होगा। जैसे चाइना ने अपना कर रखा है, कोरिया ने अपना कर रखा है, कई लोगों के अपने इंटरनल सिस्टम्स हैं जिसमें वो इंटरनल सिस्टम के साथ ही तहत जो काम करते हैं, आपकी हर एक जो इक्विपमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये इंस्ट्रूमेंट आपके बने हुए हैं, अंदर के पार्ट्स आपके हैं, आप बाहर से नहीं ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इस जो हमारी जो कहते हैं ना, जिसे हम जहाँ पे हम अपने आप को थोड़ा सा वंचित पाते हैं, हमें यहीं पे ज्यादा वर्कआउट करना है कि अगर हम किसी लड़ाई में जा रहे हैं या कोई भी कर रहे हैं तो हमारे पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। अदरवाइज डिप्लोमेटिकली हम किस तरह हैंडल करें वो पॉलिटिशियंस को अपने लेवल पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सैंक्शंस आ गए मीन वॉरफेयर के टाइम में, या फिर किसी ने दूसरी कंट्रीज के चक्कर में आकर के हमें छोड़ दिया और हमें सामान नहीं मिला टाइम पे, जो और हमारे वॉर के बीच में अगर कुछ ऐसी घटनाएं घटती जिसमें हम पूरी तरीके से हमारे जो बेसिक्स बड़े बड़े जो इक्विपमेंट्स हैं वो वर्क नहीं कर रहे हैं, फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए, प्लस खाली यही नहीं है, अब हम आते हैं इकोनॉमिकली कंडीशन में, बैंक्स, आपके जो बाकी की जो इतनी साइट्स हैं जो बाहर के उससे चल रही है, आपका मीडिया ही नहीं काम कर रहा है। क्या पता उस मीडिया में आके प्रोपेगेंडा वॉरफेयर स्टार्ट हो जाए, कुछ और बोलने लगे। तो ये सारी चीजों को हमें अभी से तैयारी में रखना है। आने वाले टाइम में आप नहीं जान सकते कि हम जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमने बाहर से ले रखी है, और बाहर से क्या कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं हमारे आने वाले टाइम में। किसी लीडर की आप देख रहे हो कितने अच्छे अच्छे वो बना दिए गए, अभी सॉफ्टवेयर है जिसमें जवान तक आपकी लगता है कोई लीडर कुछ भी बोल रहा है, जिस तरह से अभी चल रहा है आजकल जो हम देखते हैं किस तरह से आप क्या बोल रहे हो। और बिल्कुल एआई की आप बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें अमित जी मैं अब आखिरी हिस्से में आ रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उसमें हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से भारत अपनी चीजों को आगे बढ़ाता आया है, बनाता आया है, उसमें भारत की जनता को भी, यानी गणतंत्र, हमारा तंत्र विकसित हो रहा है तो गण को भी यह समझना पड़ेगा। मैं बार बार इस बात को इसीलिए कह रहा हूं कि गणतंत्र दिवस अगर आप मना रहे हैं तो इस बात को समझिए कि गण यानी हम और आप, और ये तंत्र पूरा, उसमें हर चीज है, हमारी अर्थव्यवस्था है, राजनीति है, हमारा विदेश नीति है, हर चीज, हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, सेना है, एवरीथिंग, वो हमारा तंत्र है।
अगर तंत्र को आप अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले भारत के गण गण को तैयार होना होगा, जन जन को तैयार होना होगा। इस बात को जितनी जल्दी हम समझेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। एक समय वो था जब हमारे देश में कंप्यूटर आया, कंप्यूटर आने के बाद जो सुपर कंप्यूटर होता है, मदर कंप्यूटर जिसको कहते थे एक समय पे, वो हमें बाहर से मिल नहीं रहा था, उसके पार्ट्स नहीं मिल रहे थे, चिप्स नहीं मिल रही थी। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने उसको तैयार कर लिया, भारत में ही तैयार करा और भारत के पास अपना वो सुपर कंप्यूटर तैयार हुआ। ऐसा नहीं कि हम तैयार कर नहीं सकते, हम तैयार कर सकते हैं। और छोड़िए, जब न्यूक्लियर डील हो रही थी उस समय पे भी हमारे देश की कई पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी थी जिनको यह लगता था कि अगर ये न्यूक्लियर डील हो जाएगी तो फिर भारत शायद उस तरह से चीजों को लेकर के आगे ना बढ़ पाए और हमारी जो सिक्योरिटी है वो कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाए वगैरह वगैरह। लेकिन उस समय पे हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, जिनकी नजर में हमारा पोखरण परमाणु विस्फोट हुआ, जिसको हमने चेक किया, अपनी सेना की ताकत बढ़ाई, आज जो पूरा हमारा मिसाइल प्रोग्राम चल रहा है वो उनके विजन से ही आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उन एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने तब उन पॉलिटिकल लीडर्स को उनकी भाषा में समझाया था कि भाई, अगर तुम्हारा रॉकेट भारत की धरती से चलता है और चांद तक पहुंच जाता है तो तुम ये क्यों मान करके चलते हो कि धरती पर कोई भी हिस्सा तुम्हारी पकड़ से दूर होगा। फर्क सिर्फ इतना करना है कि उसमें तुमको आगे बम बांध देना है और छोड़ देना है उस दिशा में जो तुम्हारे दुश्मन देश की दिशा हो। वो रॉकेट उस बम को ले जाकर के उस जगह पर फट सकता है क्योंकि आज तुम चांद तक पहुंच गए हो। तो ये एक मोटा मोटा हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को बताने के लिए किया गया था, लेकिन वो दौर भी बदला। आज हमारे पॉलिटिकल लीडर्स कई ऐसे हैं जिनके बच्चे सेना में जा रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश निशंक पोखरियाल, जिनकी बेटियां इस समय सेना का गौरव बढ़ा रही हैं। जय साहब, हमारी बेटियां भी, और हम भी पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि जब हमारे कर्तव्य पथ पर बूटों की धमक सुनाई देती है तो उसमें हमारे देश की जो बेटियां हैं वो बेटों से भी 4 कदम आगे दिखती हैं। और छोटे छोटे में ही सही, लेकिन मैंने सारी चीजों को बांधने की यूं कोशिश की है कि हम बढ़ रहे हैं, हमारा देश बढ़ रहा है और हमारे देश की वो वीरांगनाएं ऐसे सपूतों को जन्म देते हुए आगे बढ़ रही हैं जो देश का भविष्य है। यकीनन ये बिल्कुल ठीक बात है आपने कही। छोटे आता हूं अमित जी, आता हूं मैं, आ रहा हूं मैं। जाहिर साहब से मेरा सवाल है। हाँ, अमित ने जो जिक्र किया कि और आपने भी जिक्र किया, ये ठीक बात है कि हमको आत्मनिर्भर होना चाहिए। देखा, आपको 2 एग्जाम्पल दूं। वॉरफेयर जो सिर्फ जो है जज्बात से नहीं लड़ी जाती है, लड़ाई होती है हौसलों से और हथियारों से। 2 ही चीजें हैं। तो आपको देखो 6 डे वॉर, अगर आपको याद, 1966 में जब पूरी 6 जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, उन्होंने इजराइल पे हमला कर दिया। इजराइल ने क्या किया? टेक्नोलॉजी थी, छोटा सा कंट्री, उसने पहले दिन उनके तमाम एयरफील्ड डिस्ट्रॉय कर दिए, तमाम एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय कर दिए और जितनी मिलिट्री ग्राउंड फोर्सेस थी वो इनऑपरेबल हो गई और हमला करके तमाम कंट्रीज को 6 दिन में हरा दिया। राइट? डेजर्ट शील्ड, डेजर्ट स्टॉर्म, जो अमेरिका ने इराकी रिपब्लिकन गार्ड्स, जो सबसे एडवांस्ड सेबर फोर्स थी, उसको जो है 24 आवर्स में कम्युनिकेशन जैम कर दिया, यूजलेस कर दिया, एंड दे डिस्ट्रॉयड इट। नाउ यहां हमारा सवाल, इंडियन आर्मी या कोई भी प्रोफेशनल आर्मी जब लड़ाई में जाती है तो वो सब पूरे हर किस्म के हालात से वाकिफ है, कंटिजेंसी प्लानिंग करके जाती है। अगर ऐसा हुआ तो ये करेंगे, ऐसा हुआ तो ये करेंगे, ऐसा हुआ तो लास्ट पॉसिबल थिंकेबल कंटिजेंसी इज बीन थॉट आउट। बिल्कुल। सिद्दीकी साहब, हमारे पास आज फिलहाल वक्त इतना ही, मैं माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपका भी, और अमित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे को वक्त देने के लिए। हमारे दर्शकों को बहुत ही संक्षेप में, लेकिन बहुत ही संक्षेप के विस्तार के साथ, संक्षेप का भी अपना विस्तार है, उस विस्तार के साथ में जिस तरीके से हमने गणतंत्र के अमृतकाल को समझा है, जिस तरीके से हमारे देश का जो गौरव है, गणतंत्र का जो गौरव है, उसको समझा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में हमें जो आज आधार बना है उसकी नई इमारतें देखने को मिलेंगी और उस पर नई चर्चा भी होगी। वंदे मातरम।